नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि परिवार के बिना इंसान अधूरा है, क्योंकि जब परिवार बिखरता है तो जिंदगियां बिखर जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है हमारी खामोशी। जब हम अपने परिवार में कुछ गलत होते हुए देखते हैं और खामोश रहते हैं तो जिसके साथ गलत हुआ है वो उस परिवार से दूर जाने लगता है और परिवार टूटने लगता है। देख बेटा, तेरे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए सिर्फ मैं ही कसूरवार हूं। मेरी कमजोरी की वजह से, मेरी चुप्पी की वजह से इतना कुछ हो गया। ये ले, तुझे मुझे सजा देनी है ना, दे ले मुझे सजा, जितनी चाहे सजा दे ले, लेकिन घर वापस आ जा बेटा, घर वापस। पापा, आपको क्या लगता है मेरे घर वापस आने से या आपको सजा देने से मेरे और सीमा के साथ जो कुछ हुआ है वो सब बदल जाएगा? नहीं बेटा, लेकिन आगे की जिंदगी तो हम ठीक से बिता सकते हैं ना। पापा, मेरी और आपकी जिंदगी में बोझ इतने ज्यादा हैं कि एक साथ एक ही घर में हम लोग अपनी जिंदगी नहीं चला सकते। भैया, आप तो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह पाते थे ना। प्लीज मेरे साथ घर चलिए भैया। भाभी समझाइए ना भैया को, शायद आपकी बात मान लें। हाँ बहू, समझाना इसे, और मैं तुझसे भी माफी मांगता हूँ। गलती किससे नहीं होती, लेकिन माफ करके रिश्तों को तो बचाया जा सकता है ना। कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती, और ना उस सजा के जैसी आप चाहते हैं। केशव अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ना चाहते थे, अपने बेटे और बहू को साथ घर ले जाना चाहते थे। आखिर इस परिवार में ऐसा क्या हुआ था कि एक बाप अपने बेटे को वापस पाने के लिए अपना आत्मसम्मान भी खोने को तैयार था? सर, गाड़ी बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं थी। पता नहीं सर, चलते चलते अचानक से रॉन्ग साइड पर आ गई। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि टेम्पो से टकराने से बच गई। ठीक है, पीछे आओ, 1 मिनट। तुषार, गाड़ी में सिर्फ 2 डेंट हैं। एक्सीडेंट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं कि इनकी मौत हो सके। सर, गाड़ी के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा। सर, बाहर से किसी को कोई चोट भी नहीं लगी। सर, मुझे तो ये देख के मौत की वजह एक्सीडेंट नहीं लगती। गाड़ी में ना तो कोई स्ट्रगल हुआ है, ना ये लूटपाट का केस है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने जहर देकर सबको मार दिया। नॉट पॉसिबल। तुम एक काम करो, ये बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ठीक है? और फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो सर। और ये गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। सर, गाड़ी के अंदर से मोबाइल फोन और पर्स मिला। इसमें जरूर उनकी फैमिली के नंबर होंगे। तुम एक काम करो, नंबर निकालो और इन्फॉर्म करो उनको, ठीक है? हेलो, कौन? हेलो, हाँ मैं तन्मय बोल रहा हूँ। आपको सविता? संजय भैया, देखिए, इस मौत की क्या वजह ये हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो हमने स्टडी किया है वो ये है कि ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं है। एक बात बताइए, आपका कोई दुश्मन है या फिर आप किसी पे शक करते हैं? नहीं सर, हमारी तो एक छोटी सी ऑटो पार्ट्स की दुकान है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर। हम तो हमारे बेटे संजय की शादी की तैयारी में लगे थे सर। 2 हफ्ते बाद उसकी शादी थी। जी हाँ सर, और इसी सिलसिले में संजय भैया और माँ हमारी होने वाली भाभी और उनकी माँ को लेकर
गुना से भोपाल आ रहे थे सर। क्यों? सर हम चाहते थे कि हमारी बहू की शादी की खरीदारी हम उसकी पसंद से ही करें, इसीलिए उन्हें भोपाल ले आ रहे थे सर। इसका मतलब ये है कि आप लोग गुना से भोपाल ट्रैवल कर रहे थे और यह हादसा गुना से 3 घंटे के बाद में हुआ। केशव जी, आपके सिर्फ 2 ही बेटे हैं या? नहीं सर, हमारा एक और बेटा है, राकेश। वो अपनी पत्नी के साथ पुराने भोपाल में रहता है। तो आपने उसे खबर करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, अभी अभी तो आप लोगों का फोन आया और हम भागते हुए यहाँ चले आए। सर आखिर किसने किया होगा सर ये? देखिए, किसने किया, कैसे हो, ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार काजल की फैमिली भी गुना से यहाँ आ जाती है तो हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कुछ अच्छा दिखाएगी मेरी माँ। अब ये कैसा है? जी मस्त है, ये रख ले। ओह, सारे अच्छे अच्छे कपड़े रख लो। जीजू को इम्प्रेस करना है? तू ना चुप कर। मैं चुप हो गई मेरी प्यारी दीदी। जब आप 2 हफ्ते बाद चली जाओगी तो मेरी आवाज सुनने को कहाँ मिलेगी? काजल, ये तुम्हारे सारे कपड़े मैंने प्रेस करवा दिए। मेरा बैग। माँ जी, रास्ते के लिए कुछ बना दूं? अरे नहीं, रहने दो। अरे क्या हुआ? आप रो रहे हैं? नहीं नहीं, अरे काजल जाने वाली है ना, ये सोचकर ही इसका दिल भर रहा है। भैया, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। बधाई थोड़ी ना मेरी। मैं आप लोगों के दुख को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि उन चारों में से किसी को भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं हुई है और हमें ये शक है कि ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं है। आप लोग बता सकते हैं कि वो कौन इंसान है जो आपकी फैमिली को मारना चाहता है? सर ऐसा तो कोई भी नहीं है। सर किसी से कोई झगड़ा नहीं था और घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है सर। उसके लिए कोई किसी की जान तो नहीं ले लेता ना सर। 2 हफ्ते बाद दीदी की शादी थी, घर में सब बहुत खुश थे और अब ये हो गया। ये केस अब पुलिस के लिए बेहद पेचीदा बन गया था। कार में एक साथ 4 मर्डर हुए थे और चारों 2 अलग अलग परिवारों से जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ ही दिनों में ये 2 परिवार एक होने वाले थे। काजल और संजय की शादी होने वाली थी। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन दोनों परिवारों में से कौन सा परिवार निशाने पर था, या फिर इन चारों में से कोई एक ही शख्स हत्यारे के निशाने पर था। संजय, संजय बेटा, आ रहा हूँ ना माँ। जल्दी आना बेटा, सामान रख जल्दी कर। हाँ। कितनी देर हो गई? सुनो, वो राकेश को जाके मिलो ना, समझाओ उसे मनाकर घर ले आओ, शायद तुम्हारी बात मान जाए। जाने से पहले टोकना जरूरी है क्या? मैं तो बस जानते हो ना गुना जा रही हूँ। होने वाली बहू को यहाँ लाना है शॉपिंग कराने के लिए। आपको अकल कब आएगी? तुम तेरी माँ जो जीते जी ने कर पाई, उसके जाने के बाद हो गया। बहुत अच्छा किया बेटा। सर, गुना पुलिस को तन्मय के परिवार के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उन लोगों पर शक किया जा सके। लेकिन संजय के फैमिली में ऐसे कई राज छिपे हैं जो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आए। किसी बाहरी से भी दुश्मनी का कोई एंगल सामने नहीं आया है। इससे साफ जाहिर है कि हत्यारा जो है वो संजय के परिवार का ही है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि काजल और संजय को कोई मारने आया था, लेकिन साथ में माँ बैठी थी तो वो भी मारे गए। सर उन 4 लोगों की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट है। ये देखो तुषार, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कहती है गाड़ी में जो पीने का पानी मिला उसके अंदर नींद की गोली मिलाई गई। गाड़ी में जितने भी लोग बैठे थे उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई, क्योंकि गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो रहा था। हमें क्राइम सीन पे ये पता नहीं चला क्योंकि ये एक ऑर्डरलेस गैस है। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गैस तो कार के एसी लीक होने पे बनती है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की।
अब मुझे यकीन हो गया कि ये एक मर्डर ही है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये मर्डर ही है तो विक्टिम तो 2 अलग अलग शहर से हैं, 2 अलग अलग परिवार से हैं, सबको एक साथ मारने की कोशिश कोई क्यों करेगा? तो शायद टारगेट एक ही परिवार होगा, बाकी लोग जो मरे हैं वो गलत वक्त पर उनके साथ में थे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि टारगेट कोई एक था, लेकिन सब एक साथ थे तो सब मारे गए। बट पॉसिबल। तुम एक काम करो, किसी अच्छे से मैकेनिक को बुला के गाड़ी चेक करवाओ, खासकर उसका एसी। सर एसी का पाइप तो काटा ही गया, साथ ही गाड़ी के वेंट्स में भी टेप लगाकर इसे बंद किया गया। मतलब अंदर से बाहर निकलने वाली हवा के सारे रास्ते बंद कर दिए गए? जी सर। और सर इस कंडीशन में अगर एसी चालू रहती है तो गाड़ी के अंदर जहरीली गैस बनती रहती है। इसका मतलब यह है कि किसी ने वेंट को अच्छी तरह से टेप किया, उसके बाद में एसी का पाइप काटा ताकि आराम से गैस गाड़ी के अंदर जा सके। फिर किसी ने पानी की बोतल ली और उसमें नींद की गोली मिला दी। नींद के नशे में लोगों को मालूम नहीं पड़ गया गैस लीक हो रही है, और जब काजल ने गाड़ी चलाई तो उसको भी नींद आ गई और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ये जो कुछ भी हुआ है रास्ते में हुआ है, गुना से निकलने के बाद। हाँ सर, क्योंकि नींद की गोली करीब 20 से 30 मिनट लेती है अपने इफेक्ट दिखाने के लिए। लेकिन जिस किसी ने भी इस काम को अंजाम दिया है ना, उसे कार की बहुत अच्छी नॉलेज है। ये चारों कहीं बीच में रुके होंगे और उस कातिल ने मौका देख के अपनी चाल चल दी। ये तन्मय का गैराज है ना, और केशव जी की ऑटो पार्ट्स की दुकान। यस सर। तुम एक काम करो, गुना पुलिस को इन्फॉर्म करो कि काजल की फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली, और संजय की फैमिली की क्या कुंडली है ये पता करो। हर फैमिली के कोई ना कोई राज होते हैं, पता करो कि इस फैमिली के कौन से ऐसे राज हैं जिसमें कि 4 जाने गई हैं। 1 मिनट, ये देखो, ये है गुना और ये है भोपाल, 4 घंटे का रास्ता। अगर गुना में एसी का पाइप काटा गया होता तो उन लोग को एहसास हो जाता लीकेज का, या अगर लीकेज का एहसास नहीं भी होता तो उनकी मौत हो जाती जो कि गुना के पास में होती। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कार भोपाल के पास मिली। तुम एक काम करो, गुना पुलिस को इन्फॉर्म करो कि पूरी इन्फॉर्मेशन निकाले। केशव अंकल घर में जो काम वाली बाई काम करती है ना, वही आपको एग्जैक्ट बता सकती है, वो अभी यहाँ से निकलेगी। हाँ, मैं बहुत सालों से उनके यहाँ काम करती हूँ। उनके घर में आपस में कोई प्रॉब्लम थी क्या? उनका बड़ा बेटा राकेश अपनी बीवी के साथ बाहर रहता था, क्यों? पता नहीं साहब, सही कारण तो नहीं पता, लेकिन माँ बेटी के वजह से राकेश भैया और उनकी बीवी अलग रहती थी। हाँ सर, भाई गैराज चलाता है और भाइयों बहनों में बड़ा प्यार था। भाभी थोड़ी स्वार्थी है, बस अपने ही बारे में सोचती है। केशव जी के फैमिली में आपस में रिश्ते कैसे थे? मुझे आइडिया नहीं, मैं घर के आते जाते नहीं था। ये सास बहू में कभी किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ क्या? सर थोड़ी बहुत खटपट होती थी, वैसा तो सभी के घर में होता ही। ये दोनों बहनों का किसी से कोई चक्कर वगैरह कुछ? नहीं सर, होगा तो भी मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों बहनें बहुत अच्छी थी। नहीं सर, मेरी उन लोगों से कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं पता अगर उन लोग कहीं रुके भी हो तो। आप लोगों की भी संजय से या अपनी माँ से कोई बात नहीं हुई? नहीं सर। राकेश जी आप भोपाल में ही रहते हैं, फिर भी घर वालों से अलग रहते हैं, ऐसा क्यों? सर वो मैंने अभी नई कपड़ों की दुकान खोली है, तो यहाँ से आने जाने में टाइम लगता था, इसलिए हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो गए। गुना से भोपाल 4 घंटे का सफर है, रास्ते में कहीं रुके तो होंगे वो लोग? आप लोगों को कुछ पता है? हाँ, मेरी बात हुई थी माँ जी से, उन्होंने बताया कि विदिशा के पास कोई वेज रेस्टोरेंट में रुके थे। रेस्टोरेंट का नाम बताया था? नहीं, ना तो रेस्टोरेंट का नाम बताया और ना ही मैंने पूछा। पर सर इन सब से उनकी मौत का क्या लेना देना? बहुत कुछ लेना देना है। भोपाल पुलिस से पता चला है कि कार के एसी पाइप को कट किया गया था, सारे वेंट्स बंद किए गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। लेकिन इससे तो सर गाड़ी में जहरीली गैस फैल जाएगी। अच्छा, तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है? सर गैराज चलाता हूँ, इतना तो पता ही हो। पर सर उस दिन संजय जीजू की कार घर के बाहर पार्क थी, तो बाहर से आके कोई एसी का पाइप कैसे? देखिए, गाड़ी के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई है वो रेस्टोरेंट के आसपास ही हुई होगी, यहाँ नहीं। मोहन, भोपाल पुलिस को खबर करो कि वो लोग विदिशा के पास किसी वेज रेस्टोरेंट पे रुके हुए थे। सीमा, चलो। बेटा जा रहा है तू? मन जाना बेटा, तूने तो अब तक अपने भाई और माँ की तस्वीर पर फूल तक नहीं चलाई। अब तो अपने माफ कर दे। पापा ये दिखावे के लिए चौथे की रस्म करके उनकी तस्वीरों पे फूल चढ़ा के आपको क्या लगता है जो कुछ हुआ इसको बदला जा सकता है? राकेश अगर बदला नहीं जा सकता तो फिर हम यहाँ खड़े क्यों हैं?
क्यों हम बीती बातों को नहीं भूल सकते? अगर तुम भूल सकती हो तो रहो यहाँ पे, मैं नहीं रह सकता। भैया रुक जाइए। रुक जाओ ना बेटा। बेटा राकेश, एक्सक्यूज मी, इन 4 लोगों को आपने देखा है क्या? एक मिनट मुझे देना। हाँ साहब, मैंने देखा है, ये खाना खाने के लिए आए थे यहाँ पे। ये लोग इस कार में बैठ के यहाँ आए थे और इस कार के साथ छेड़छाड़ की गई है। किसी ने एसी का पाइप काट दिया, सारे वेंट्स क्लोज कर दिए। तुम लोगों में से किसी ने भी इस गाड़ी की तरफ किसी को जाते हुए देखा था? नहीं सर, नहीं देखा। देखिए, इस कार के अंदर से हमें पानी की बोतल मिली, तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी की बोतल्स आपकी इस रेस्टोरेंट से खरीदी गई हो। सर जहाँ तक मुझे याद आता है कि हाँ, ये लड़की थी, इसी ने पानी की बोतल खरीदी थी साहब। एक्सक्यूज मी जी। पानी की बोतल। जी देता हूँ। ये ठंडी नहीं है, मैं खुद से ले लूँ? ले लीजिए। पानी में नींद की गोली मिलाई गई थी। सर यहाँ से तो सिल्ड पैक ही लिया था, उसके बाद वो बाहर चली गई अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी में उसने पानी रखा और फिर वापस भी आ गई थी यहाँ पे। इन 4 लोगों को छोड़कर किसी और को गाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था? गाड़ी के आसपास जाके पानी की बोतल में कुछ मिलाते हुए देखा था? नहीं सर, नहीं देखा हम लोगों ने। ठीक, थैंक यू। तुषार, ये तो तय कि गाड़ी के साथ छेड़खानी हुई है और रेस्टोरेंट पर हुई है, तन्मय के घर पर नहीं। क्योंकि तन्मय के घर पे अगर ऐसा होता तो गाड़ी में बैठे जितने भी लोग हैं उनको गैस लीक होने का अंदाजा हो जाता। सर ऐसा भी तो हो सकता है क्रिमिनल रेस्टोरेंट पे आया, गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की, पानी लिया और पानी में नींद की दवाई मिला दी। अब रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग थे तो किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन जिसने भी ये काम किया वो कार की अच्छी नॉलेज रखता है। सर मुझे तो लगता है वो क्रिमिनल संजय या काजल, दोनों में से किसी भी फैमिली से हो सकता है। हो सकता है। तो मैं काम करूँ, ये संजय और काजल की जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके फ़ोन रिकॉर्ड चेक करो, उनके फ़ोन का लोकेशन भी पता करो। ओके ओके सर। क्या पक रही है तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? ऐसी बातें करके तुम मुझे फांसी लगवाना चाहती हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ऐसे ही? ऐसे का क्या मतलब? देखो तन्मय, तुम्हारे पास में ये करने की वजह है, और वो वजह क्या है तुम अच्छी तरह से जानते हो। देखो, कोई भी ऐसी वजह नहीं हो सकती जो मैं अपनी बहन और माँ की जान ले लूँ। तो अपने दिमाग से ना इस बात को निकाल दो। वैसे मुझसे बड़ी वजह ना तुम्हारे पास है। सर, कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 12 तारीख के दोपहर के 3 बजे के आसपास जब संजय के गाड़ी में 4 लोगों की मौत हुई, तब संजय और काजल दोनों परिवार वालों में से किसी की भी कॉल की लोकेशन न रेस्टोरेंट के आसपास थी और न ही एक्सीडेंट स्पॉट के आसपास। हो सकता है उन लोगों ने किसी को हायर किया हो। सर दोनों फैमिलीज गाड़ी के बिजनेस में जुड़े हैं, तो मैकेनिक टाइप किसी के साथ जान पहचान होना तो बहुत ही नॉर्मल है। देखो तुषार, ये मर्डर जो है भोपाल के पास में हुआ है, इसलिए संजय की फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये अपना केशव है ना जिसकी ऑटो पार्ट्स की दुकान है, वहां पर जो उसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबसे बातें करो, उनके फोन रिकॉर्ड चेक करो, जो भी क्लू मिलता है लेकर आओ। ओके सर। दिया, कब से बुला रही हूँ दिया? ये लो, खाना खा लो। आप खाओ, अब तो ऐश है ना आपकी, खाना खाओ पियो, मेरी फिक्र मत करो, मजे करो अब तो। मैं मजे नहीं कर रही हूँ दिया, मैं एक तकलीफ से गुजर रही हूँ तो तुम में से किसी को समझ नहीं आएगी। मेरे साथ जो हुआ भगवान न करे किसी और के साथ हो। हाँ, तभी मरवा दिया मेरी माँ और दीदी को, तो ठंडक पड़ गई होगी ना आपके दिल में। चुप करो दिया, कुछ भी बोले जा रही हो, पागल हो गई हो क्या तुम? क्या गलत कह रही हूँ मैं? अरे बस करो तुम दोनों, और अगर नहीं होता तो एक काम करो, मुझे जहर दे दो। सर हमने सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चेक किए। सुरेश नाम का एक मैकेनिक है, 10 तारीख से गायब है। लेकिन ये हादसा तो 12 तारीख का है ना? यस सर, हमने दुकान में जाकर भी पूछताछ की, वो वहाँ भी नहीं आया।
फ़ोन भी स्विच ऑफ। और क्या इन्फॉर्मेशन मिली? सर इस सुरेश केशव जी के दुकान में पहले भी घपला किया, लेकिन केशव जी ने उसे कभी नौकरी से नहीं निकाला। ये रहम की वजह? सर दुकान में जाके पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। केशव जी से पूछताछ करके पता करना होगा। केशव से कुछ मत कहना। सुरेश को ढूंढो, उसके घर पर नजर रखो, जैसे ही सुरेश मिलता है उसको तोड़ो। बाद में हम केशव से बात करेंगे। सर पहले भी केशव की दुकान से पार्ट्स निकाल के बेचे हैं, लेकिन केशव ने तेरी कंप्लेन नहीं की, तुझे हमेशा माफ किया। इतनी मेहरबान क्यों है वो तेरे पर? बोल। केशव जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके बहुत उपकार है मुझ पर। उन्होंने मुझे सुधरने का मौका दिया, लेकिन मैं कुत्ते की दुम था साहब, कभी सुधरा नहीं। आप बताएंगे कि सुरेश पे इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? गलती किससे नहीं होती सर? अगर मैं उसे सजा दिया होता तो क्या सुधर जाता? इसलिए सर। कहीं ऐसा तो नहीं उससे एक बड़ी गलती करवाने के लिए उस पर मेहरबानी कर रहे हैं? नहीं सर, मैं तो बस इतना ही चाहता था कि सुरेश की गलती की सजा उसके घर वाले ना भुगते। आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, कभी आपने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की? आपको क्या लगता है हमको मालूम नहीं है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई करीबी कातिल है, हम तो सिर्फ उसकी वजह ढूंढ रहे हैं। सर प्रॉब्लम किस घर में नहीं होती सर? और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपने सुरेश से अपनी बीवी और बेटे को मरवा दिया, और यहाँ बैठ के अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं आप। सर ऐसा लगता है आपको? तो ठीक है ना सर, फांसी पे चढ़ा दीजिए मुझे, जो चाहे वो सजा दे दीजिए, मंजूर है मुझे। ठीक है, आप जाइए। ये आदमी बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि उसने जिंदगी में बहुत सारी चोट खाई है, इसलिए किसी को दर्द देना नहीं चाहता, भले वो गलत क्यों ना। कुछ नहीं होगा भैया को, आप शांत हो जाइए। सर तन्मय को अभी तक होश नहीं आया है। जब तन्मय पर हमला हुआ तो वहाँ खड़े लोगों ने बताया कि दीपक नाम के एक आदमी ने तन्मय पर हमला किया और वहाँ से भाग गया। तन्मय कहाँ है? सर इधर। ये दीपक कौन है? आप लोग क्या जानते हैं उसके बारे में? सर वो दीपक भैया के गैराज में काम करता था। दीपक ने आपके भाई को मारने की कोशिश की, ऐसा काम वो क्यों करेगा? क्योंकि काजल और दीपक एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए। हाँ सर, दीदी अक्सर भैया के गैराज जाया करती थी। दीदी मैं जल्दी से टिफिन दे के आती हूँ, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। ठीक है ठीक है, आप रुको, मैं जल्दी से टिफिन दे के आती हूँ। ये लो भैया आपका खाना। अरे दिया अकेली आई? नहीं नहीं, दीदी बाहर खड़ी है, हमें शॉपिंग पे जाना है। ठीक है हम जा रहे हैं, बाय बाय बाय। मेरे साथ चलो दीदी। क्या हुआ है? मेरे साथ चलो। लेकिन हुआ क्या है? ये सब क्या हो रहा है? क्या? उस मैकेनिक के साथ मैंने सब देखा। देखो सच सच बोलो वरना घर जाके बता दूंगी। नहीं दिया, किसी से कुछ मत कहना। वो दीपक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, अपना खर्चा चलाने के लिए भैया के यहाँ गैरेज में काम करता है। और तुमसे प्यार भी करता है ना? कब से चल रहा है ये सब? अब 3 महीने हो गए। अगर माँ भैया को पता चला ना तो सोचो क्या होगा। मैंने दीदी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो हमारी बराबरी का नहीं है, माँ भैया गुस्सा होंगे, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। सिर्फ भैया को मालूम पड़ा तो उन्होंने दीपक को काम से निकाल दिया और दीदी और दीपक का रिश्ता भी तोड़वा दिया। दीदी भी इस रिश्ते से धीरे धीरे बाहर आ रही थी, फिर अचानक काजल की शादी किसी और से हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बात से दीपक ने गुस्से में आके पहले काजल, संजय और बाकी सबको मार दिया और फिर तन्मय पे हमला करके उसे भी मारने की कोशिश? या क्वाइट पॉसिबल। तुम एक काम करो, दीपक के फोन को ट्रैकिंग पे डालो, जिस दिन मर्डर हुआ है उसकी फोन की लोकेशन क्या थी ये पता करने की कोशिश करो। और शर्मा जी आपके जितने भी खबरी हैं उनको दीपक की फोटो भेजिए। ओके ओके सर। जाके बोलो उसको। सर दीपक के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 12 तारीख को दीपक के सेलफोन के लोकेशन क्राइम सीन के आसपास का नहीं था। यानी कि दीपक वहां मौजूद नहीं था। अगर दीपक वहां मौजूद नहीं था तो इसका मतलब ही कि शायद उसने ये मर्डर नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर उसने तन्मय पे हमला क्यों किया? काजल तो मर चुकी है, अब उसको तन्मय को मार के क्या हासिल होने वाला है? तुम एक काम करो,
पता करो कि दीपक कहाँ छुपा बैठा है, ठीक है? ओके सर। सर तन्मय ने मेरे प्यार को मार डाला सर, मेरी काजल को मार डाला। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? बोलो क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? पता है, लड़के वाले दहेज मांग रहे 15 लाख रुपए। भैया के पास इतने पैसे नहीं है और माँ से प्यारी है कि शादी होगी तो वही होगी। मन कर रहा है कि मैं जान दे दूं। नहीं काजल, काजल तुम मेरी बात सुनो। काजल हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं दीपक, मैं अपनी फैमिली की बदनामी नहीं चाहती, इसलिए कह रही हूँ हो सके तो मुझे भूल जाओ और प्लीज मुझे माफ कर देना। भले ही मेरी शादी वहाँ नहीं होगी पर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। सर ये सच था कि तन्मय दहेज के पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे लगा कि दहेज से बचने के लिए उसने मेरी काजल को मार दिया। सर इसीलिए मैं उसे मारना चाहता था। तेरी किस्मत अच्छी थी जो तन्मय बच गया। मर्डर नहीं तो कम से कम अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज तो लगेगा ही। जी सर, मेरी वाइफ ने दहेज मांगा था, लेकिन बात से पैसों की नहीं थी सर। हम जानते हैं ये सब गलत है, लेकिन उसका मानना था कि शादी में दान दहेज का चलन है, इसलिए उसके बात के सामने हम सबको झुकना पड़ जाता था सर। यानी कि आपके कहने का मतलब कि सविता जी ने अपने बड़े बेटे की शादी में भी दहेज मांगा होगा? जी सर, और उन्होंने दिया भी था। हाँ सर, दहेज की रकम ज़्यादा थी और अरेंज करने में मुश्किल भी हो रही थी, पर सर मैं कर रहा था सर। पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया इसलिए तुमने कहीं? नहीं सर, ये ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता है? पैसे के लिए तो इंसान अंधा हो जाता है, किसी को भी मार सकता है। हाँ सर, ये सच है कि मैंने और इन्होंने हमारी बच्ची को कोक में मार दिया था पैसों के वजह से। तुम दोनों को कोई बात समझ में आती है कि नहीं? पहले से दो बहनें हैं, उनकी शादियां करनी है और वो रिश्ते को भी निभाना है। बेटियों के रिश्ते को निभाना मतलब उनको सिर्फ देना होता है। ऐसे में बेटी हो गई तो हम क्या करेंगे, ये सोचा है तुम लोगों ने? माँ जी, आपने भी तो बेटियों को जन्म दिया ना। माँ जी प्लीज। दिया है, लेकिन तब मुझे समझ नहीं थी, अब समझ आ गई है। माँ जी प्लीज मेरे साथ मत करिए माँ जी। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तन्मय, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, तुम दोनों वहां चले जाना। आप लोगों को पता है लड़का है या लड़की ये चेक करना इलीगल है? कहाँ से कराया था? सारा डिटेल दीजिए हमें। उस डॉक्टर और हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ेंगे हम। आप लोगों के खिलाफ भी केस चलेगा, सजा तो आप लोगों को भी मिलेगी। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, देवी होती हैं। न जाने कितने महान उपनाम हम अपनी बेटियों को देते हैं, लेकिन जिस परिवार में बेटियों को कोख में ही मारा जाएगा, जन्म लेने के बाद भी बोझ समझा जाएगा, क्या वो परिवार कभी खुश रह पाएगा? पुलिस के लिए कार में 4-4 हत्याएं अब भी एक बड़ा सवाल बनी हुई थी। पुलिस की शक की सुई संजय और काजल दोनों के परिवारों के बीच घूम रही थी, लेकिन अब तक ना तो कोई पुख्ता वजह सामने आई थी और ना ही कोई सबूत मिला था। पर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें वजह मिल गई। सर, गुना पुलिस को तन्मय के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला और 12 तारीख को जब ये हादसा हुआ उस दिन भी तन्मय के मोबाइल के लोकेशन क्राइम सीन के आसपास का नहीं था। सर, तन्मय की बीवी अंकिता और बहन दिया के कॉल रिकॉर्ड चेक करके भी हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके आधार पर हम उन पर शक कर सकें। काजल की फैमिली से कोई भी शक के दायरे में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या संजय की फैमिली से? सर राकेश और सीमा के प्रोड्यूसर से पूछताछ में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? सर राकेश कभी अपने माँ बाप के घर नहीं जाता था क्योंकि वो अलग रहता था, लेकिन उसका भाई संजय अक्सर राकेश के घर आता था, वो भी तब जब राकेश घर पे न हो। संजय आपके घर क्यों आता था? संजय मेरे पति के भाई थे, वो हमारे घर क्यों नहीं आ सकते? आपके पति का भाई है? अगर वो आपके पति का भाई तब फिर आप लोग उसके घर क्यों नहीं जाते थे? जवाब दीजिए, मैंने कहा जवाब दीजिए। क्योंकि मेरे पति अपनी
अपनी माँ से नाराज थे। क्यों रहूं मैं इस घर में, और करूंगा क्या मैं इस घर में रह के? ये घर मेरा है ही नहीं, ये घर आपका है और आपके दोनों लड़कों का है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, फिर घर छोड़ के जाने से कैसे चलेगा? लोग क्या कहेंगे? अच्छा, लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र है आपको, लेकिन माँ ने जो किया उसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। इन्होंने एक बार कहा और आपने मुझे मेरे बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए, लेकिन संजय ने एक बार मांगे तो उसके लिए पैसे थे आपके पास। हाँ, दिए उसे, क्योंकि मुझे पता है वो होशियार है, वो पैसे को डुबोएगा नहीं। और तू तो सारे पैसे डुबो देता। ठीक है, मैं जा रहा हूं और एक दिन अपनी दम पे साबित करके बताऊंगा कि मैं संजय से कम नहीं हूं। तो संजय ने आपके पति का हक मारा था। देखिए, हमने आपके पति के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, वो संजय से बात ही नहीं करते थे, लेकिन संजय आपसे बराबर बात करता था। वो आपसे मिलने भी आता था आपके घर पर, और खासकर उस वक्त आता था जिस वक्त आपके पति घर पर मौजूद नहीं होते थे। सर, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती और राकेश ने उधार लिया था, लेकिन बिजनेस में नुकसान होने की वजह से राकेश का काम बंद हो गया। वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और वहां उधार मांगने वालों ने जीना हराम कर रखा था हमारा। और दूसरी तरफ संजय का काम अच्छा चल रहा था, तो मैं संजय से मिलने उसके ऑफिस गई थी। अरे भाभी, आइए ना। ये लीजिए, पानी पीजिए। कहिए भाभी। संजय, आपके भैया को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, हमें पैसों की जरूरत थी। अगर आप मदद कर देते तो। हाँ, क्यों नहीं भाभी, एब्सोल्युटली। लेकिन भाभी, बात यह है कि मैंने ये जो पूरा बिजनेस सेटअप किया है ना, वो अपने पैसे कमाने के लिए शुरू किया है। ये जो आप पानी पी रही है ना, इस पानी के भी पैसे लगते हैं यहाँ पर, और आपको पैसों की ही जरूरत है भैया का बिजनेस सेटअप जो करना है। लेकिन भाभी, यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हुआ? आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, इतना कुछ आपके साथ में हो रहा था, लेकिन इसकी भनक किसी को लगी नहीं। पता चल गया था सर, मेरे ससुर जी को सब पता चल गया था। हाँ सर, मैं जानता था संजय क्या कर रहा है। भाभी, मैंने आपको पैसे दिए हैं, ये आपके नखरे वखरे और बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है ना? संजय, तुम प्लीज बताया करो। ठीक है, तो आप आ जाना होटल में, और अगर आप नहीं आई ना तो मैं कल वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। संजय प्लीज ऐसा मत करो। पापा, संजय, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। अरे क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ पापा? भाभी से मिलने आया था मैं, घर पे मिलता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी मैं अंधा बना बैठा था सर। कैसे करता? अगर मुंह खोलता तो अपनी ही फैमिली की बदनामी होती ना सर। ये सही है कि परिवार को जोड़कर रखने के लिए इंसान को कई बार छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देना चाहिए, लेकिन यहां जो हो रहा था वो बहुत गलत था, अपराध था। लेकिन अब पुलिस संभावनाएं तलाश रही थी कि एक कार में 4 लोगों की एक साथ हुई हत्या क्यों की गई थी और किसने की थी। ये केस पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया था। हर एंगल से जांच की जा रही थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। पर संजय का सच पता चलने के बाद पुलिस को कुछ उम्मीद नजर आ रही थी। हाँ सर, मुझे पता था सीमा के साथ जो भी हुआ।
मुझे माफ कर दो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और इसका कसूरवार मैं ही हूँ। ना मैं पैसे उधार लेता, ना मेरा बिजनेस ठप होता, और ना सीमा को उस कमीने संजय के पास मदद के लिए जाना पड़ता। और इसलिए तूने उसे मरवा दिया? नहीं सर, मैंने उसको नहीं मारा सर। सर मोटिव तो सबके पास है, लेकिन क्राइम के वक्त कोई भी वहां मौजूद नहीं था। तुषार, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में हमें यह समझ में आ रहा है कि गाड़ी के साथ छेड़छाड़ रेस्टोरेंट पर नहीं की गई थी। बॉटल काजल ने ली, वो भी सील्ड गाड़ी में रखा। उसके बाद रेस्टोरेंट वालों ने किसी को भी गाड़ी के पास नहीं देखा। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब वो चारों आकर गाड़ी में बैठ गए, फिर किसने पानी के अंदर वो जहरीली दवा मिलाई? सर कहीं काजल ने ये सब कुछ? हो सकता है तुषार, हो सकता है ये मर्डर काजल ने किया हो। लेकिन अगर ये प्लान काजल का है तो खुद क्यों मरेगी? हो सकता है तुषार, काजल ने जो जाल बुना तो खुद उसमें जाके फंस गई। नहीं सर, मुझे लगता है कोई तो है जो काजल की मदद कर रहा था, क्योंकि काजल के पास गाड़ियों के बारे में इतनी जानकारी कहां से आएगी? उसका बॉयफ्रेंड, वो मैकेनिक, क्या नाम है उसका? दीपक। दीपक, ये काम उसने किया है। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए। काजल मुझसे मिलने के लिए किसी भी बहाने से गैरेज आती थी सर। तुम यहाँ? अरे मेरे भैया का गैरेज है, जब मन करेगा तब आऊंगी, जब मन करेगा तब जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम्हारे भाई का गैरेज है, लेकिन तुम्हारे भाई ने अगर मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देख लिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे भैया ना घर गए हैं खाना खाने, वो नहीं आने वाले। मुझे गाड़ी ठीक करना सिखाओ ना प्लीज। तुम गाड़ी बनाना सीखोगी? ये तुम्हारा काम थोड़ी है। प्लीज। सर काजल ने मुझसे करीबी बढ़ाने के लिए धीरे धीरे कार के बारे में सीखना शुरू किया। और सर बाद में सब कुछ सीख भी गई थी। सर कुछ पता चला? देखिए, हमें काजल पे शक है। काजल? सर मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि काजल ने ही पानी की बोतल खरीदी थी, और हो सकता है कि पानी की बोतल में उसने ही नींद की गोलियां डाल दी हो। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेगी? यही तो हम जानना चाहते हैं कि काजल ने ऐसा क्यों किया। मुझे पता है। माँ, सब कुछ तय होने के बाद संजय की माँ 15 लाख रुपए मांग रही, हम कहाँ से देंगे? हमें कुछ भी करके उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। एक बार सगाई होने के बाद शादी टूट गई तो गांव भर में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? पर माँ जी, पैसे तो देने ही होंगे हमें, और पैसे ज्यादा प्यारे है कि इज्जत? दीदी दहेज की रकम को लेके बहुत टेंशन में थी। एंगेजमेंट के बाद वो काफी बातें करती थी संजय से, और एक दिन उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। देखो संजय, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैया को कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि 15 लाख रुपए दहेज मांगकर तुम्हारी मम्मी ने मेरे भाई के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। लिसन काजल, मम्मी ने जो भी डिमांड रखी है वो बिल्कुल सही है, और ये तो आजकल का चलन है। और तुम ये सोचो ना कि तुम्हें 15 लाख रुपए में मुझ जैसा काबिल लड़का मिल रहा है। I mean, बहुत सस्ता सौदा है तुम्हारे लिए। और वैसे भी ना काजल, हमें बड़ों के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो लोग अपने आप निपट लेंगे, डोंट वरी। सर दीदी उस दिन बहुत उदास थी, वो संजय से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी। मम्मी चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं उस संजय से शादी नहीं करूंगी। तो क्या तू वो 2 टके के मैकेनिक से शादी करेगी? मेरे जीते जी मैं ये नहीं होने दूंगी। और सोचा है कभी तूने कि तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुमसे कौन शादी करेगा? किसी जानवर से करवा लूं, पर उस राजी आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती मम्मी। शादी तो तुम्हारी वही होगी। और अगर पैसों की बात है ना, तो ये इतना बड़ा घर तुम्हारे बाबा मेरे नाम पे छोड़ के गए ना, उसे मैं बेच दूंगी। लेकिन तुम्हारी शादी तुड़वा कर मैं सबके सामने अपना मजाक नहीं बनवाऊंगी। समझ गई तुम? हम खुश रहें, इसलिए काजल ने अपने प्यार की कुर्बानी दी, दीपक से रिश्ता तोड़ दिया। वो मेरे लिए भी इतना कुछ सोच रही थी, और उस दिन जब वो संजय के साथ भोपाल जाने वाली थी। अबे तन्मय, आज दिन में पीने की प्लानिंग? जहर पीने की हिम्मत नहीं है ना, तो इससे ही काम चला रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या भाई? अरे तंग आ गया। हालत देखिए मेरी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो खुद को और अपनी बीवी को मार दूंगा, या फिर अपनी माँ को और बहन को मार दूंगा। उसने मेरी सारी बातें सुन ली, कहीं इसीलिए तो उसने
सर काजल को गाड़ियों की पूरी जानकारी थी। और पानी भी काजल ने लिया और गाड़ी में ले जाकर रखा। लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि मर्डर काजल ने किया है? साबित ये तब होगा जब हमें यह सबूत मिलेगा कि काजल ने स्लीपिंग पिल्स खरीदी थी। तुम एक काम करो, गुना से लेकर भोपाल तक जितने भी मेडिकल शॉप हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, उनकी बिल बुक चेक करो, पता लगाओ क्या काजल ने स्लीपिंग पिल्स खरीदी थी। ओके सर। ये रही काजल। इसका मतलब इसने ही दवाइयां खरीदी। मतलब सबको मारकर खुद भी मर गई? काजल ये सब क्यों? काजल अपनी मां से नाराज थी क्योंकि काजल की मां को उसके भाई की तकलीफों का एहसास नहीं था। संजय और उसकी मां से इसलिए नाराज थी क्योंकि वो दोनों दहेज मांग रहे थे। इसलिए किसी बहाने से उसने एक मेडिकल शॉप पे गाड़ी रोकी और वहां से ये पिल्स खरीदी। संजय, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अगर आगे के मेडिकल दिखे तो प्लीज़ रोक लेना, मैं दवाई ले लूँगी। हाँ। उसके बाद वो रेस्टोरेंट गई और खाना खाया। वहीं रेस्टोरेंट में काजल ने पानी खरीदा और उस पानी में नींद की गोलियां मिला ली और फिर वो पानी गाड़ी में जाकर रख दिया। फिर वो सब रेस्टोरेंट से निकले और रास्ते में काजल को छोड़ के बाकी लोगों ने वो नींद की गोलियां मिला हुआ पानी पिया। थोड़ी दूर जाकर काजल ने गाड़ी चलाने की जिद की। जब गाड़ी के अंदर सब सो गए तो काजल ने गाड़ी किसी सुनसान इलाके में जाके रोक दी और उसके बाद एसी का पाइप काटा और उसके वेंट को टेप कर दिया ताकि गैस आराम से गाड़ी के अंदर जा सके। उसके बाद काजल ने वापस गाड़ी में बैठ के वो पानी पिया और नींद में गाड़ी तब तक चलाती रही जब तक वो बेहोश ना हो गई और इसलिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सबकी मौत हो गई। काजल ने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत किया। हाँ सर, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारे समाज की, जो दहेज जैसे कुरीति को आज भी रस्म और चलन के नाम पे जिंदा रखा है। और इसी कारण कितनी लड़कियां अपने आप को अपने परिवार पर बोझ समझती हैं और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती हैं। ये केस बाकी केसेस से काफी अलग भी था और मुश्किल भी थी क्योंकि कत्ल के समय कातिल ने भी खुदकुशी कर ली थी, लेकिन भोपाल पुलिस ने मिले हुए सबूतों और अपने अनुभव के आधार पर इस केस को सॉल्व किया। 2 परिवारों के 4 सदस्य मारे गए। इसकी वजह सिर्फ दहेज जैसी एक कुरीति नहीं थी। कहते हैं कि अन्याय करने वाले के साथ साथ अन्याय सहने वाला भी गुनहगार होता है। जब भी कुछ गलत होता है, चाहे वो देश में हो, समाज में हो या परिवार में हो, अगर हम जानते बूझते हुए भी चुप रहते हैं तो समझ लीजिए हम उस गलत के हिस्सेदार बनते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.